तो सर न्यू लेबर कोड जो आया है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? तो हमारे जो लेबर लॉज थे ये बहुत पुराने थे। फैक्ट्री लॉ अगर आप देखे जाए तो 1881 का लॉ है, कानून है। ओके, अंग्रेजों के टाइम का है। 54 कानून बने हुए और स्टेट्स ने फिर अपने अलग से कानून बनाए। ऐसे पूरे मिला के आज के तारीख में 21 नवंबर से पहले कम से कम 154 ऐसे लेजिस्लेशन थे हमारे देश में। सपोज दैट कि अभी कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसे ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स हो गए हैं और अब अगर वो जॉब छोड़े तो क्या उसे ग्रेजुएटी की बेनिफिट मिलेगी? एम्प्लॉइज के बोनस भी बनते हैं लेकिन कंपनी बोनस को कोई ना कोई रीज़न देकर उसे देने से मना कर देती है, तो इसमें फिर क्या पेनल्टी हो सकती है? मुझे यही बता रहे थे कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे ही है वो भी कि हमारी कोई लीव्स नहीं होती है और अगर हम लीव लेंगे तो हमें उसका पैसा डायरेक्ट अभी उसको अनिवार्य कर दिया है। किसी भी एम्प्लॉयर को रखना है वर्कर को तो अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा खुशहाल पॉडकास्ट पे। आज हम लोग बात करने वाले लेबर लॉ के बारे में। अभी जो लेबर लॉ आया है उसकी ज़रूरत क्यों थी और जो चेंजेस हुए हैं उसको लेके क्या क्या बदलाव आएंगे, आपकी सैलरी में क्या चेंजेस आएंगे, क्या इसके बेनिफिट है और क्या सच में इसके कोई नुकसान है, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ डिप्टी चीफ लेवल कमिश्नर हमारे स्टूडियो में मौजूद है जो आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। नमस्ते, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी हियर। तो सर न्यू लेबर कोड जो आया है इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? जैसा कि हम सबको पता है कि तो हमारे जो लेबर लॉज थे ये बहुत पुराने थे। फैक्ट्री लॉ अगर आप देखे जाए तो 1881 का लॉ है, कानून है। ओके, अंग्रेजों के टाइम का है। उसके बाद में बनते बनते 1940 एक्ट में एक नया फैक्ट्री एक्ट 1948 बना। ओके, उसके तहत फिर और काफी सारी अमेंडमेंट होती गई। तो ये सारे एक्ट, आप इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट उठा के देख लो 1947 का है। उससे पहले वो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट था पुराना। तो ये पुराना एक स्ट्रक्चर हमारा चला आ रहा है, जितने भी आप 47 से वही चला आ रहा है। हाँ। और फिर आप एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट देख लो, एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 का है। ट्रेड यूनियन एक्ट आप देख लो 1926 का है। मिनिमम वेज एक्ट आप देख लो 1948 का है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को देख लो आप 1936 का है। तो जितने भी हमारे जो ऐसे लेबर लॉज बने हैं वो अंग्रेजों के काल के पुराने लेबर लॉज बने हुए हैं। और हमारे लिए जो सब्जेक्ट वाइज अलग अलग कानून बने हुए हैं। आप देखें जाए तो ये सेंट्रल के खुद के अपने 54 कानून बने हुए हैं। ठीक है, 54 कानून बने हुए और स्टेट्स ने फिर अपने अलग से कानून बनाए। ऐसे पूरे मिला के आज के तारीख में 21 नवंबर से पहले कम से कम 154 ऐसे लेजिस्लेशन थे हमारे देश में जो कि लेबर के लिए बनाए गए। सेंट्रल के अलग होते थे, स्टेट के अलग होते थे। तो डिस्प्यूट में काफी मुश्किल होता होगा केस को सुलझाने में। इसमें सबके लिए तकलीफ होती थी। सरकारी मशीनरी थी उनको भी तकलीफ होती है, वर्कर्स को और यूनियन को खासकर उनको तकलीफ हो जाती है। मैनेजमेंट को भी इतना समझना आसान नहीं है, इतने मल्टीप्लिसिटी है कानून की। और हर कानून में कई जगह ऐसी प्रावधान है कि जो दूसरे कानून में भी है। सेम एंड सिमिलर प्रावधान है। आप सिंपल देख लो कि मस्टर रोल आपको मिनिमम वेज एक्ट में भी रखना है, आपको पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में भी रखना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट में भी रखना है, आपको बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर कानून में भी रखना है। ऐसे कई कानून है जैसे जिसमें कि मस्टर रोल आपको कॉमन है पर कानून अलग अलग है। तो ऐसे जो हमारे कानून जितने बढ़ते गए उतनी कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ती गई। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि केस सुलझाने में सुप्रीम कोर्ट को भी काफी प्रॉब्लम होती है कि वो किस फेवर में जजमेंट थी उन्हें समझ में नहीं आता है। ऐसा क्यों? ऐसा तो मतलब ये ठीक है कि लिटिगेशन तो हुए काफी चीजों को लेकर लिटिगेशन हुए। खासकर आप देखा जाए तो जैसे स्ट्राइक हो जाते हैं, स्ट्राइक के बाद स्ट्राइक लीगल है या इलीगल है, ऐसे लिटिगेशन अप टू सुप्रीम कोर्ट चले गए। फिर आपके जो एप्लीकेबिलिटी होती है, खासकर कानून की एप्लीकेबिलिटी, मिनिमम वेज एक्ट हो या पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट हो, उसकी एप्लीकेबिलिटी होती है। तो उसके भी लिटिगेशंस होते हैं, वो नीचे से लेके अप टू एपेक्स कोर्ट तक जाते हैं। ओके, तो अभी जो न्यू लॉ आया है इसमें मेजर चेंजेस क्या क्या हुए हैं? ये न्यू लॉ आने का कारण ऐसा है कि सेकंड लेबर कमीशन जो जस्टिस रविंद्र वर्मा थे में ये स्थापित हुआ था 2002 में। 2002 में स्थापित हुआ और इन्होंने 2 साल इसको गहराई से इसका अध्ययन किया। काफी सारी जगह इन्होंने विजिट करी और विजिट करने के बाद एक उन्होंने खुद सुझाव दिए कि ये जो हमारे जो मल्टीपल लेबर लॉज है, ये आज के जो हमारी जो देश की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है उसके
चलते और उसका विकास के उसको अगर हमको विकास के रास्ते पे चलना है, उसको तेजी से चलना है, तो ये पुराने के जो कानून है हमारे, इतने ढेर सारे कानून, उसको बदलने होंगे। हाँ ये उसको बदलना होगा। इसको काल सुसंगत बनाना पड़ेगी। तो इसको सोचते हुए फिर इन्होंने जस्टिस रविंद्र वर्मा जी ने ये सजेशन दिया कि आप इस कानूनों को आप कैसे भी करा के इसको सिंप्लीफाई करो, कंसोलिडेट करो, इसको सिंप्लीफाई करो, और जो इसमें ईज ऑफ कंप्लायंस आए, एम्प्लॉयर्स के लिए भी अच्छा हो, यूनियंस को और वर्कर्स को भी समझने में आसान हो, ऐसे तरीके से आप बनाओ। तो इसके ऊपर फिर कार्य चालू हुआ। 2004 में मनमोहन सिंह सरकार जो आई, और उसके बाद में भी उनके बाद में भी सरकारें आई, उन्होंने इसके ऊपर बहुत कार्य किया, और कार्य करने के बाद इसमें लंबी डिबेट हो गई, यूनियंस के साथ, मैनेजमेंट के साथ, उनके फेडरेशन के साथ, सबके साथ डिबेट्स होने के बाद और काफी चर्चा होने के बाद और काफी सुझाव लेने के बाद इसको फाइनली 2020 में इस 4 जो कोड बने हैं हमारे, 4 कोड्स को इसको पारित किया गया, पार्लियामेंट में पास कर दिया गया, और 2020 से ये पारित हो गए। पर इसका जो अमल था, मतलब इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन, वो अभी 21 नवंबर 2025 को सरकार ने एक आदेश निकाला उसमें कि अध्यादेश निकाल के इसको बता दिया कि ये 21 नवंबर से ये कोड लागू हो जाएंगे। ओके, तो डिबेट्स का क्या रीजन था? उस टाइम भी बहुत डिबेट्स हुए थे, आपने बताया, अभी भी डिबेट्स हो ही रहे हैं, तो क्या रीजन है इसका? नए कानून जब बने तो इसमें कई थोड़े से जो पुराने जो कानून थे उसमें कुछ नए प्रावधान भी इसमें आ गए। बहुत सारे प्रावधान ऐसे है, खासकर जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के प्रावधान, जो कि इंडस्ट्रियल स्टैंडिंग ऑर्डर में 2017 में लाया था। पर अभी जो नए कोड है, कोड ऑफ IR, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, औद्योगिक संबंध के कोड है, उसमें आ गया फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट पर कोई भी कंपनी या एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉयज को रख सकती है। उसको लेके यूनियंस को थोड़ा उसमें अंदेशा था कि शायद ये इससे रेगुलर एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी। तो इसको लेके विरोध था। फिर एक निगोशिएटिंग यूनियन का एक इसमें प्रावधान बना गया कि 51% जिसकी मेजोरिटी हो वो निगोशिएट कर सकती है। 51 से नीचे है तो फिर एक निगोशिएटिंग काउंसिल बनेगा यूनियंस का, और उसके साथ मैनेजमेंट निगोशिएशन करेगी। ओके, तो यूनियन को पूरा राइट नहीं दिया जाएगा? हाँ, तो यूनियन को ऐसा लगा कि कि हमारा इसमें राइट्स चले जाएंगे। हालांकि 51% ऐसे भी हम लोग सीक्रेट बैलेट कराते हैं बहुत सारी आस्थापना में, और जो यूनियन को मेजोरिटी मिलती है उसी को फिर वो राइट्स मिलते हैं। तो ये इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे अलग कोई चीज लाई गई है। तो इसमें ऐसा भी कहा जा रहा है कि एम्प्लॉयर्स के बेनिफिट के लिए, एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए नहीं है। तो ये किसके बेनिफिट के लिए है या नहीं है? क्या लॉसेस हो, क्या प्रॉफिट है इसके? इसको जितना तक अभी हमारा अनुभव है, हमने तो देखा कि ये कोड एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए काफी अच्छे है। ओके, एम्प्लॉय के बेनिफिट, खासकर इस देश की ऐसी हालत है कि इस देश में अभी 10% लोग ही ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं। राइट, 90% लोग हैं वो एक असंगठित क्षेत्र में, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो हम बोलते हैं, जिसमें कि काम की कोई गारंटी नहीं होती, पूरे साल काम होगा नहीं होगा, सीजनल होगा, लाइक गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, होम बेस्ड वर्कर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांसर, छोटे कंपनी में काम करने वाले, छोटी आस्थापना में 10 से भी कम छोटी आस्थापना होती है उसमें काम करने वाले ऐसे हैं। 20 से भी कम काम आस्थापना होती है, छोटी आस्थापना, जिसमें कोई साल भर पूरा काम होगा, इसकी इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो ऐसे लोगों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इसमें क्या हुआ था, पुराने जो हमारे मिनिमम वेजेस के लॉ थे उसमें एक शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट था, शेड्यूल बनना था, एक अनुसूची बनी थी, और अनुसूची के अंदर जो कैटेगरी के वर्कर्स आते थे उन्हीं को इसका प्रोटेक्शन था। तो जैसे कि कंस्ट्रक्शन में था या लोडिंग अनलोडिंग के वर्कर्स थे, सारे कैटेगरी के लिए नहीं था, ये नहीं था। ओके, पर अभी ये जो नया कानून बना है वो सारे कैटेगरीज के लिए रहेगा। सरकार ने एक ऐसे व्यवस्था बनाई नए कोड में कि जो हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बोर्ड होंगे मिनिमम वेज के, और स्टेट के बोर्ड होंगे, ये स्टेट के बोर्ड इसमें 4 ही कैटेगरी रहेगी। एक तो अनस्किल्ड होगा, सेमी स्किल्ड होगा, स्किल्ड और हाई स्किल्ड होगा। तो ये 4 लोग रहेंगे, और ये चारों स्किल के लिए मतलब इसमें और अलग से कोई वर्कर की कैटेगरीज नहीं होगी। ऑलमोस्ट सारे लोग इसमें कवर्ड हो जाएंगे, मतलब कोई शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट नहीं होगी। तो कोई भी, जैसे हमारे ड्राइवर्स है, हमारे डेटा एंट्री ऑपरेटर्स है,
हमारे पास इवन डोमेस्टिक वर्कर्स को भी हम कर सकते हैं, और बाकी भी लोग आते हैं जिनके लिए कुछ ये नहीं होता है, मतलब बहुत सारे ऐसी कैटेगरी पहले कवर्ड नहीं थी, तो इसमें सारी चीजें अभी सारी चीज सारे लोग कवर्ड होते हैं। ओके, तो ये तो सबके बेनिफिट के लिए हो गया, बहुत ही अच्छी बात होगी। इसमें शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा तो सारे लोगों के लिए पता चल जाएगा कि मेरे लिए कितना मिनिमम वेज है और मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो मैं शिकायत कर सकता हूँ। ओके, तो मिनिमम वेजेस क्या है अभी? मिनिमम वेजेस जैसे देखा जाए तो अभी केंद्र सरकार ने अपने मिनिमम वेजेस रखे हुए हैं, राज्य सरकार अलग अलग अपने राज्य में ओके, ये डिफर करेगा स्टेट टू स्टेट डिफर होता है। और उसके अलावा एक गवर्नमेंट ने एक नेशनल फ्लोर वेज भी अभी इसमें प्रावधान किया हुआ है। ये क्या है? एक राष्ट्रीय, एक मिनिमम, एक न्यूनतम राष्ट्रीय वेतन रहेगा जिससे नीचे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट रेट फिक्स नहीं कर सकती है। उससे हाँ, अभी इसको अभी नया जो बोर्ड बनेगा उसके तहत ये तय हो जाएगा ये। अच्छा। हाँ, इसके नए अभी कानून आने बाकी है। ओके, मतलब इसमें कानून बन गया है पर इसके रूल्स आने बाकी है। तो रूल्स जैसे आएंगे अभी तो ये तो काफी अच्छा हुआ कि गवर्नमेंट ने एक आपको एक कैटेगरी मतलब दे दी कि इससे कम में कोई भी वेजेस नहीं दे सकता, नहीं दे सकता। और उसके अकॉर्डिंग स्टेट टू स्टेट वेरी करेंगे। तो अगर मिनिमम वेजेस नहीं मिलता, जैसे आपने कहा कि वो उस पर कंप्लेन भी कर सकते हैं, तो वो कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं, कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? मिनिमम वेज एक्ट के लिए तो पहले से ही मशीनरी बनी हुई है, यंत्रणा राज्य सरकार के पास भी यंत्रणा है, हमारे पास भी है। अलग अलग अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी के पास मतलब ये जो कामगार आयुक्त होते हैं, श्रम आयुक्त होते हैं जैसे, तो इनके पास शिकायत दायर कर सकते हैं। तो ये शिकायतों को फिर इसमें जो अथॉरिटी होती है उसके पास एक अर्ध न्यायिक उसको पावर, क्वासी जुडिशियल पावर दी जाती है। तो जिसके तहत वो एम्प्लॉयर्स को नोटिस देते हैं, एम्प्लॉयर्स को बुलाते हैं, जैसे ही शिकायत प्राप्त होती है दोनों पक्ष को सुनते हैं, दोनों पक्ष के सुन के फिर उनके अगर दोनों पक्ष में अगर मतलब पक्ष अगर नहीं मानता है तो फिर उसमें एविडेंस या फिर जो प्रोसीजर होती है लॉफुल लीगल प्रोसीजर, वो लीगल प्रोसीजर को कंप्लीट करने के बाद इसमें ऑर्डर निकालते हैं। जो कि ऑर्डर बाइंडिंग होता है, मालिकों के ऊपर बाइंडिंग होता है ऑर्डर। उनको फिर एक बार ऑर्डर निकल गया तो उनको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट नहीं करना है, अगर उनको चैलेंज करना है तो कर सकते हो। अभी फिलहाल जो है वो हाई कोर्ट में जा सकते थे, अभी नए कोर्ट में वो भी प्रावधान किया है कि अगर कोई ऑर्डर कंट्रोल जो अथॉरिटी ने निकाला है मिनिमम वेज में, तो उसको अपीलेट अथॉरिटी, हमारी मशीनरी है डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर, उसको बनाया गया है। और ये करने के बाद अगर उसको पेमेंट नहीं होता है तो उसकी एक रिकवरी के लिए अलग एक प्रोसीजर है सरकार ने बनाई हुई, वो पैसा मालिकों से वसूला जाएगा और पेमेंट किया जाएगा। सुनवाई होती है इसमें? बिल्कुल सुनवाई होती है इसमें। तो हमारे खुद ऑफिस, मेरे ऑफिस में खुद हम सुनवाई करते हैं। मैं खुद ही इसमें कई जगह अपीलेट अथॉरिटी हूँ, ग्रेचुइटी एक्ट में हो या और कुछ कानून। तो किस टाइप के केसेस आए आपके पास? हमारे पास अभी फिलहाल मैं जब अपीलेट अथॉरिटी ग्रेचुइटी कानून में हूँ तो ग्रेचुइटी के बहुत सारी केस हमारे पास आती है। और कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमारे असिस्टेंट लेबर कमिश्नर्स होते हैं, उनके पास केस आती है। मिनिमम वेजेस की केस है तो हमारे रीजनल लेबर कमिश्नर होते हैं केंद्र में, तो उनके पास केस आती है। ग्रेजुएटी को लेके क्या केसेस आते हैं? ग्रेजुएटी के लेके काफी सारे अलग अलग केसेस आती है हमारे पास। अभी मतलब ज्यादातर केसेस में होता है कि कोई डिस्प्यूट हो जाता है, जैसा को 5 साल सर्विस हो पूरी की है, 5 साल की कंटिन्यूस सर्विस हुई नहीं है, या फिर कुछ अलग जगह कॉन्ट्रैक्ट पे वर्कर्स को रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होता है, उसको रिन्यू करते हैं, तो 5 साल पूरे होते ही वर्कर फिर क्लेम करता है कि मेरा तो 5 साल हो गए, पर कंपनी बोलती है कि आपने तो हमारे पास काम किया है तो आप 1-1 साल के कॉन्ट्रैक्ट को हम रिन्यू किया है, तो हम आपको मानते नहीं है कि आपने 5 साल हमारे पास थे करके, आप कॉन्ट्रैक्चुअल थे, कॉन्ट्रैक्चुअल है। ऐसे बहुत सारी समस्याएं आती है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जो होते हैं उन्हें ग्रेजुएटी का बेनिफिट नहीं मिलता है? नहीं, उनको तो मिलना चाहिए, पर डिस्प्यूट जो आते हैं अलग अलग टाइप के डिस्प्यूट आते हैं हमारे पास। तो डिस्प्यूट जब आते हैं तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी उसको फिर जो ग्रेचुइटी का कानून बना हुआ है वो कानून के आधार पर उसको निर्णय देती है। पूरी प्रक्रिया करने के बाद जो कानूनी प्रक्रिया होती है कि अगर सामने वाले ने कंपनी नहीं दे रही है और हमने नोटिस दिया है तो दोनों तरफ से दोनों पक्षों को सुनते हैं, उनके जितने भी एविडेंस है उसको। ग्रेजुएटी को भी लेके कुछ चेंजेस आए हैं? ग्रेचुइटी के लेके काफी चेंज अच्छे हुए चेंज अभी ग्रेचुइटी में। अभी इसमें तो प्रावधान किया है कि 1 साल फिक्स टर्म एम्प्लॉई जो होंगे, मतलब उनका 1 साल भी उनका सर्विस होता है तो उनको ग्रेचुइटी मिलेगी।
ओके। ये बहुत ही अच्छा तो मतलब ये इसमें मतलब प्रावधान अभी जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए है या जो पहले से अभी काम कर रहे हैं उनके लिए भी है? ये अभी से जो ज्वाइन कर, ये तो जब कोड लागू हो गया तो 21 नवंबर से तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। 21 नवंबर के बाद तो जिनको एप्लीकेबल है उनको देना ही पड़ेगा। सपोज दैट कि अभी कोई किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, उसे ऑलमोस्ट 3-4 इयर्स हो गए हैं और अब अगर वो जॉब छोड़े तो क्या उसे ग्रेजुएटी की बेनिफिट मिलेगी? अभी इसको जो रूल्स आने हैं, एग्जैक्ट जो रूल्स आएंगे हम इसमें बता सकते हैं, क्योंकि रूल्स अभी गवर्नमेंट को नोटिफाई करना है, उसमें ऑब्जेक्शंस लेनी है और फिर उसके बाद उस रूल्स को फाइनली नोटिफाई करेगी सरकार। तो उसमें काफी चीजें ऐसी क्लियर हो जाएंगी। आप जो कह रहे हैं कि ये कब से लागू होंगी, जी जी जी, या कब से किसके लिए हाँ होंगे? किसके लिए लागू होंगे, ये पीछे अगर किसी ने सर्विस करी है उसको होगा, पर ये तो होगा ही होगा कि ऐसा नहीं कि किसी ने अगर अभी कोई फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में है और उसको आप कह रही है जैसे कि उसके 5 साल नहीं 4 ही साल हो रहे हैं और उसने अगर क्लेम करा है तो उसको तो मिल सकता है, ऐसा कोई ये नहीं है। तो अभी ये चीजें क्लियर नहीं हुई। क्लियर एग्जैक्टली अभी क्लियर नहीं हुई है। अभी सरकार ने भी 1 अप्रैल तक उसको पूरा फाइनलाइज करने का एक वक्त लिया है, क्योंकि इसको रूल्स नोटिफाई करेगी, फिर और पब्लिक से ऑब्जेक्शन आएगी, ऑब्जेक्शन आने के बाद उसके ऊपर और सोचेगी, सो फिर गवर्नमेंट फाइनली एक रूल्स नोटिफाई करेगी। जिस दिन से रूल्स नोटिफाई हो जाएंगे उस दिन से सारी कोड चीजें और applicable हो हाँ सारे पूरे के पूरे एप्लीकेबल, तो उसमें वो क्लैरिटी रहेगी कि कौन से डेट से एप्लीकेबल होगा एग्जैक्टली। हालांकि 21 नवंबर से तो ऐसे ऐसे एम्प्लॉयर्स को नहीं लगेगा कि गवर्नमेंट ने हमारे साथ गलत किया? ये तो नहीं है। कोड बहुत अच्छे बैलेंस्ड एक्ट है कोड में, ऐसे नहीं, क्योंकि कोड में काफी सारे जो पेनल्टीज थे उसको कंपाउंडिंग पेनल्टीज बनाया, मतलब कंपाउंडिंग ऑफेंसेस बना दिए। क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये अंग्रेजों के टाइम से चले आ रहे सारे लॉ हैं और तब से लेके अभी तक में ह्यूज चेंजेस आए हैं। काम करने के तरीके में सारी चीज़ें डिजिटल भी हो गई हैं और पहले गिग वर्कर्स इतने नहीं होते थे, अभी जैसे फ्रीलांसर्स है, जोमेटो के डिलीवरी बॉयज है, तो इन सब के लिए भी लॉ लाना बहुत जरूरी था। यस यस, तो इनके लिए तो लाया अभी गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स और जो होम बेस्ड वर्कर्स है, सारे नॉन प्लेटफॉर्म वर्कर्स जो हम कहते हैं ट्रेडिशनल सेटअप में जो है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या फिर होम बेस्ड वर्कर होता है, डोमेस्टिक वर्कर, इनको सारे को अभी इसमें कवर किए गए हैं। उनके लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, जैसे एक बिल्डिंग एंड अदर वर्कर्स के लिए सेस बनी है, उसी आधार पे इनके लिए भी एक सेस बनाएगी गवर्नमेंट। ओके। उसके लिए एक फंड बनेगा और वो फंड का जो उसके लिए सोशल मतलब उनको सिक्योरिटी के लिए इस फंड का इस्तेमाल हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा है, मतलब और सही है। एक्चुअली कोई भी चीज जब न्यू आती है ना तो उसके बेनिफिट्स के बारे में लोग कम सोच के उसका विरोध ज्यादा करते हैं और अभी लोग इस चीज का भी काफी विरोध कर रहे हैं। काफी ऐसी न्यूज और वीडियोस भी आ रही है कि अब हमारे हाथ में सैलरी कम आएगी, पहले के अकॉर्डिंग कम आएगी सैलरी, तो कहाँ से बच्चों के स्कूल की फीस जाएगी, कहाँ से मैं घर का किराया दूंगा। तो ऐसे क्या चेंजेस आए कि हाथ में सैलरी कम आएगी? नहीं, ये तो ठीक नहीं है, सही नहीं लग रहा है हमको भी, क्योंकि इसमें जो सोशल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने बहुत अच्छा नियम किया है, इसमें कानून प्रावधान किया है कि आपका जो 50% होगा बेसिक वेजेस और रिटर्निंग अलाउंस आपके वेजेस माने जाएंगे, और अगर अदर अलाउंसेस आपको मिल रहा है जैसे कि हाउसिंग अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, सीटीसी में, हाँ सीटीसी में अगर दूसरे अलाउंसेस है, अगर उसका प्रोपोर्शन अगर 50 से ज्यादा बनता है तो उसको फिर उसको हम बेसिक मानेंगे। हाँ, मगर किसी को अगर 30% उसका बेसिक और डीए हो रहा है और 70% उसका अदर अलाउंसेस हो रहा है। आप बताइए आप इसको थोड़ा अमाउंट के साथ। उसी के लिए हम बोल रहे हैं कि आपको किसी का अगर सैलरी अगर सपोज करो कि आज की तारीख में उसकी सैलरी है 20,000 और 20,000 सैलरी में उसकी अगर अलाउंसेस उसके आ रहे हैं कि 70% आ रहे हैं, मतलब 14,000 आ रहे हैं और उसका बेसिक बन रहा है 6,000, तो 6,000 जो ईपीएफ और ईएसआई कंट्रीब्यूशन, फिर आपका जो बोनस है और ग्रेचुटी, उसके लिए ये 6,000 नहीं माना जाएगा। सैलरी विल बी ट्रीटेड एज 10,000 रुपीज। ओके। और 10,000 के ऊपर आपको कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा एम्प्लॉयर्स को। तो जितना एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन करेंगे उतना ही कंट्रीब्यूट फिर एम्प्लॉय भी करेगा। अगर ईपीएफ हो तो ईएसआई में उसको बेनिफिट मिलेगा, ग्रेचुटी जब वो छोड़ के चला जाएगा तो ग्रेचुटी भी उसको अच्छी मिलेगी, बोनस का अमाउंट भी उसको बढ़ेगा। ओके। तो ये काफी अच्छे प्रावधान है इसको, क्योंकि जब भी एम्प्लॉय को मतलब इसमें कोई नुकसान नहीं है एम्प्लॉय का। तो सीटीसी का 50% वो पीएफ में जा रहा है। हाँ,
ओके। तो बहुत ही अच्छा है उसके लिए। तो ये कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के लिए सेविंग्स हो रही है। अच्छी सेविंग हो रही है। जैसे हम लोग कंप्लेंट्स की बात कर रहे हैं कि अगर किसी का मिनिमम वेजेस या ग्रेजुटी डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं, वो कंप्लेन करता है, तो पहले के टाइम में पेनल्टीज कम थी, आज के टाइम में पेनल्टीज भी बढ़ा दी गई है। पहले तो ठीक है, पुराने जो कानून थे उसमें तो फाइन का प्रावधान था, तो फाइन तो बहुत ही कम था। आप मिनिमम वेज को उठा के देख लो तो मिनिमम वेज में 500 रुपया फाइन था। तो 500 रुपये में तो फिर इसमें कोई डिटरेंट नहीं था। एक कानून ऐसा होना चाहिए कि जिसका थोड़ा सा मतलब डर भी होना चाहिए लोगों को, तो वैसा तो कोई था नहीं। तो क्योंकि इसको रिवाइज करना आवश्यक था, तो अभी तो पेनल्टी को तो काफी इसको चेंज कर दिया है, स्ट्रक्चर को। काफी अच्छी पेनल्टीज हमने देखा। कोड ऑन वेजेस में जैसे आप अगर हम देखेंगे तो पेनल्टी जो पहले थी, अभी उसकी पेनल्टी जो बन गई है अभी कम से कम, अभी मतलब फर्स्ट ऑफेंस है, अगर कोई पेमेंट कम कर रहा है तो 50,000 तक पेनल्टी हो सकती है उसको, जबकि पहले इतनी पेनल्टी नहीं थी। और सब्सिक्वेंट ऑफेंस है उसको 5 साल के अंदर अगर कोई सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 महीने तक की। ओके, जेल हो सकती है। और साथ में फाइन भी हो सकता है 1 लाख रुपए, या तो दोनों भी हो सकते हैं। सो ये बहुत अच्छे प्रावधान ऐसे इसमें बने हुए हैं। तो ये जो न्यू लॉ आया है, इतना स्ट्रिक्ट हुआ है, तो इसको लेके कहीं ना कहीं गवर्नमेंट थोड़ा सा इन चीजों को कम करना चाह रही है कि लोगों के अंदर डर पैदा हो और लोग इस तरीके की गलत चीजों से बचे। बिल्कुल नहीं। अगर हम लोग अभी कोड ऑफ वेजेस देखिए, हमारे 4 कोड बने हुए हैं। कोड ऑफ IR है, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी है, और कोड ऑन OSH बोलते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। इसमें सारे में जो पहले की पेनल्टी थी उसमें उससे अभी पेनल्टी को अभी पूरा रिवैम्प कर दिया है, और पेनल्टीज काफी गुना बढ़ाई गई है। देखा जाए तो IR के अंदर भी पेनल्टीज है, कम से कम 50,000 से लेके 2 लाख तक पेनल्टी है IR के अंदर। हाँ, इंडस्ट्रीज। तो ये किन किन केसेस पे पेनल्टीज लगते हैं? ये अलग अलग कानून होते हैं। जैसे IR कोड में अगर कोई वायलेशंस हो जाते हैं तो वायलेशंस के लिए ये पेनल्टीज बनाई गई है। IR कोड का कोई पालन नहीं कर रहा है, कोई रिट्रेंचमेंट हो या ले ऑफ हो या क्लोजर हो, उस वक्त उसमें अगर कोई जो कानून के प्रोसीजर दी हुई प्रोसीजर का कोई वायलेशन हो रहा है तो उसके लिए भी फिर पेनल्टीज का प्रावधान किया गया है। कई बार एम्प्लॉइज के बोनस भी बनते हैं, लेकिन कंपनी बोनस को कोई ना कोई रीजन देकर उसे देने से मना कर देती है, तो इसमें फिर क्या पेनल्टी हो सकती है? बोनस के लिए भी यही प्रावधान है, जैसे कि अभी जो नए कोड आए हुए तो कोड ऑफ वेजेस में बोनस का प्रावधान किया गया है। बोनस, ये कोड ऑफ वेजेस में पुराने जो 4 कानून थे, मिनिमम वेज लॉ, बाद में पेमेंट ऑफ वेजेस का लॉ था, इक्वल रेम्युनरेशन का लॉ था, और पेमेंट ऑफ बोनस, ये 4 पुराने लॉज थे। इसको सब्स्यूम करते हुए ये नए कानून बने हुए हैं। तो नए कानून में तो बोनस का, अगर बोनस नहीं देता है तो उसमें भी प्रावधान किया हुआ है। और उसमें क्या है कि उसमें ये लेबर डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स है, इनको अथॉरिटी बनाया गया है। मतलब कि पहले तो नहीं था, अगर किसी को बोनस नहीं मिलता तो उसके लिए कोई रिकोर्स नहीं था अवेलेबल। उसको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में के तहत इसको डिस्प्यूट मानकर इसको लेबर कोर्ट में जाते थे, भेजना पड़ता था। तो अभी वैसा नहीं है। अभी ये लोग बोनस में अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो अथॉरिटी के पास ये लोग शिकायत दायर कर सकते हैं, और अथॉरिटी के पास फिर उसको क्वासी जुडिशियल पावर दिए गए हैं, तो उसी तहत वो देखेगा उसको, उस शिकायत को, और उसके पास बाद में उसको आदेश दे देगा। ठीक है। कई बार PF का पैसा निकालने में भी एम्प्लॉइज को काफी परेशानी होती है, तो ऐसा क्यों होता है और इसको लेके क्या प्रावधान है? PF का लॉ, हालांकि PF के लॉ में काफी सारे बदलाव आए थे। अभी इसमें आपको देखा होगा कि एक यूनिक अकाउंट नंबर दिया गया है PF में, तो काफी सारे सुझाव, मतलब इसमें डिजिटलाइजेशन हो चुका है PF में। तो अभी पुरानी जो जितनी मुश्किलें थी काफी हद तक, मतलब अभी आपको अगर कोई विड्रॉल भी करनी है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो, ऑनलाइन आप एप्लीकेशन कर सकते हो, बहुत सारी सुविधा अभी हो चुकी है। तो ये नए कोड में तो मतलब PF का जो लॉ है वो कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी है, जिसमें कि पुराने जो सोशल सिक्योरिटी के कानून थे, जैसे कि ग्रेजुएटी लॉ था, EPF था, ESI था, BOCW एक सेस था, ये सारे और भी 9 कानून थे। इन सबको मर्ज करते हुए एक ही कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बना है। ओके। ESIC को लेके क्या चेंजेस आए हैं? ESIC को लेके तो पुराने जो है कानून है उसमें तो अभी वैसे ही, मतलब स्ट्रक्चर तो ऐसे ही है, पर ESI में एक बहुत बड़ा कानून अभी इन्होंने बनाया कि ESI सब जगह सभी को एप्लीकेबल होगा।
सभी को हाँ सभी को एप्लीकेबल होगा। पहले जो था ना ESI, जहाँ पर इंडस्ट्रीज हो, जहाँ पर इनका ESI के जो डिस्पेंसरीज हो, एक वहाँ पर ही एप्लीकेबल होता था, एक उसका ये था। पर अभी पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो 730 डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर ESI लागू किया जाएगा। ये सबसे बड़ा फायदा हो रहा है इसको। ESI इतना मासिव लेवल पे जा रहा है कि मतलब, और सारे तरीके की एम्प्लॉयमेंट्स, सारी एस्टेब्लिशमेंट इसमें कवर्ड हो जाएगी। सारे तरह के जितने भी ESI के दायरे में सारी एस्टेब्लिशमेंट आ जाएगी। अभी कोई एस्टेब्लिशमेंट छूटेगा नहीं। ओके। हाँ, ESIC का भी तो कुछ ऐसा रूल होता है ना कि इतने इससे ज्यादा सैलरी वाले को इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो वो तो अभी भी एज इट इज होगा। अभी भी है उसको, पर अभी उसको ये जो लिमिट है उसका फिलहाल 21,000 का, ये तो बिल्कुल इसके ESI का जो बोर्ड होता है इसके ऊपर निर्णय करेंगे, तो इसको फिर ये इसमें जो आपका सीलिंग निकल जाएगा। पर इसका एक दायरा था, जो कि दायरा एक लिमिटेड दायरे में पहले था। कई जगह जहाँ ESI की डिस्पेंसरीज नहीं है वहाँ ESI एप्लीकेबल नहीं होता था। अब पूरे ऑल ओवर इंडिया में होगा। कई मतलब जैसे अगर कोई रूरल एरिया में है, कोई इंडस्ट्री है, तो वहाँ ESI एप्लीकेबल नहीं होता था। और कई एम्प्लॉयमेंट्स ऐसी थी कि वहाँ एप्लीकेबल नहीं था। अभी मतलब इंडस्ट्री को छोड़ के बाकी जो अदर एस्टेब्लिशमेंट थी, पर अभी ESI का दायरा बहुत ही बढ़ा गया है। कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर के एस्टेब्लिशमेंट्स हो, दूसरी कोई एस्टेब्लिशमेंट्स हो, वो सबको ESI एप्लीकेबल हो जाएगी। ओके, तो सबको इसके बेनिफिट्स मिलेंगे। ये सबसे बड़ा अच्छा इसका मतलब फायदा है इस कोड का। गवर्नमेंट तो मुझे लगता है कि सबके फायदे के लिए ही सोच रही है। नहीं, बहुत ही अच्छा किया इसमें। ये तो सैलरी स्लिप में लीगली क्या क्या डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी है? सैलरी स्लिप में तो आपको पहले तो उसका नाम होना चाहिए, उसका डेजिग्नेशन होना चाहिए, उसके कौन से महीने की सैलरी आप दे रहे हैं ये तो होना ही चाहिए। फिर उसका बेसिक वेजेस कितने थे, उसका DA कितना है, उसके अदर अलाउंसेस कितने हैं, ये चीज तो मैंडेटरी है उसके। फिर उसका बैंक अकाउंट, अभी इस कोड में ये कंपलसरी कर दिया है कि पेमेंट होगा उसके बैंक के जरिए होगा, उसको कैश पेमेंट होगा नहीं, तो इसके लिए बैंक अकाउंट मैंडेटरी करा दिया गया है। तो ये तो डिटेल्स उसकी जरूरी है। और फिर उसने ओवर टाइम कितना किया, अगर ओवर टाइम किया है तो ओवर टाइम का पेमेंट कितना बना, ये भी उसमें मेंशन करना जरूरी होगा। ये डिटेल्स तो मैंडेटरी है। तो वर्किंग आवर्स और ओवर टाइम को लेके अभी बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। वर्किंग आवर्स वीक में 48 आवर्स कर दिया गया है। ये 48 आवर्स आपको जॉब करनी है, चाहे आप 3 डेज में कवर करो या 4 या 5 डेज में। और दूसरी ये चीज आई है कि ओवर टाइम पे कंपनी को पे करना पड़ेगा, तो इसको लेके आप थोड़ा सा बताएं। इसमें एक कोड में एक प्रावधान किया गया है कि टोटल जो वर्किंग आवर्स है उसका 48 ही रहेगा। पर हालांकि एक छूट दी गई है एम्प्लॉयर्स को कि अगर कोई काम है तो ये पर डे ये लोग 12 घंटा तक काम कर सकते हैं। 12 घंटे का इनका पूरा स्प्रेड ओवर बना दिया है, जो कि पहले नहीं था। पहले 10 घंटे का था स्प्रेड, अभी 12 घंटे का हालांकि बना। टोटल वर्किंग आवर्स जो है 48 ही है। 48 के बाद अगर करते हैं तो उसको डबल द रेट ऑफ वेजेस का एक प्रावधान किया गया है, जो कि पहले इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में था, पर ये अभी सब जगह सारी कोई भी एस्टेब्लिशमेंट होकर 48 आवर्स से ज्यादा काम करता है तो उस केस में उसको ओवर टाइम डबल द रेट देना पड़ेगा। ओके, तो ये सिर्फ पेपर्स में ही सीमित रह जाएगा या रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट होगा? ये होगा, ये क्यों नहीं होगा। इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्रयास भी करने पड़ेंगे। उसमें कई जहाँ नहीं होता है वहाँ प्रयास करने पड़ते हैं। ज्यादातर तो सब जगह जहाँ संगठित क्षेत्र है वहाँ तो ये हो जाएगा इम्प्लीमेंट। कोई इसमें एम्प्लॉयर्स को एक फ्लेक्सिबिलिटी दे दी है। अगर कोई काम की आवश्यकता हो तो एम्प्लॉयज को ज्यादा रख सकता है, ज्यादा घंटे के लिए। फीमेल्स को भी लेके भी कुछ चेंजेस हुए हैं। फीमेल को नाइट वर्किंग के लिए अलाउ कर दिया है इसमें, और उसमें भी उसमें रखा है कि अगर नाइट वर्किंग उसका खुद का कंसेंट हो तो कर सकती है। इंक्लूडिंग हैजार्डस इंडस्ट्री है वहाँ भी वो कर सकती है। उसके लिए उन्होंने मतलब if she gives a consent then she can work in the night shift, but her transportation and safety should be taken care of properly by the employer। वो भी कंडीशन डाली हुई है। तो ये भी तो रखना है उनकी सेफ्टी का पूरा ध्यान कंपनी को रखना पड़ेगा, उनके आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ ही जो फीमेल वर्कर है उसकी भी रजामंदी होनी जरूरी है। बिल्कुल, आप प्रेशराइज करके काम नहीं ले सकते। नहीं कर सकते। Okay. कुछ जगह क्या होता है कि ये वर्क थोड़ा सीजनल होता है ना, कभी कभी काम बढ़ जाता है। उस केस में ये आवश्यकता थी इसकी, ये ओवर टाइम के आवर्स को भी थोड़ा फ्लेक्सिबल करना था। फिर वुमेन के लिए भी कभी नाइट वर्किंग अगर जरूरत हो, उनको भी वुमेन्स की जरूरत हो
और कंपनी को जरूरत हो, स्थापना को जरूरत हो, तो ये होना चाहिए प्रावधान। तो इसमें थोड़ी सी छूट दी गई है। छूट गई। जैसे हम लोग बोनस की भी बात कर रहे थे, तो बोनस की जो कैलकुलेशंस होती है, तो क्या एम्प्लॉय को दिखाना लीगल माना जा सकता है? बोनस की कैलकुलेशन तो पहले भी थी और अभी भी है। बोनस के शेड्यूल बने हुए हैं, बोनस कैसे कैलकुलेट करना है। अगर एम्प्लॉयर का प्रॉफिट ज़्यादा है, ग्रॉस प्रॉफिट, उसके लिए बोनस लॉ में एक ABCD पहले भी शेड्यूल थे। अभी भी जो नया कोड ऑफ वेजेस है उसके तहत भी शेड्यूल्स है, और उस शेड्यूल के तहत इसको कैलकुलेशन करनी है उसकी प्रॉफिट की, और फिर उसको मिनिमम 8.33 है, से लेके 20% तक बोनस देना है। ओके, 8.33 मिनिमम बोनस देना है उसको सैलरी का, और मैक्सिमम वो 20% तक दे सकता है, शेयर कर सकता है। ओके, तो प्रावधान तो वैसे भी है इसमें। और इसमें फिर अगर इसमें कोई चेंजेस अगर करने हैं तो अभी इसमें नए कानून आएंगे तो उसमें क्लैरिटी हो जाएगी कि इसमें कुछ क्या कुछ हो रहा है। करके नए रूल्स आएंगे, कानून तो आ चुके हैं, रूल्स आएंगे इसमें, तो इसमें तो और क्लियर हो जाएगा। चलो ओवर टाइम की बात करें कि ओवर टाइम को लेके कई सारे चेंजेस आए हैं, आपको डबल पे करना पड़ेगा, लेकिन मोस्टली कंपनी पे नहीं करती है। नहीं करती। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? अभी ओवर टाइम अगर कोई कंपनी ने पे नहीं किया तो इसके खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में भी शिकायत कर सकते हैं, जहाँ भी स्टेट की लेबर अथॉरिटीज है वहाँ भी शिकायत कर सकते हैं। ओके, तो आपके पास आके शिकायत कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारे पास शिकायत किया तो हम तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं। ओके। हाँ, तुरंत हम नोटिस इशू करेंगे मैनेजमेंट को कि आपके खिलाफ शिकायत प्राप्त हुई है, आप इसका जवाब दीजिए, और साथ साथ अगर कंप्लेंट है तो इसको रिजॉल्व करिए। रिजॉल्व नहीं होती है तो हम फिर उसका जो नेक्स्ट कोर्स ऑफ कानूनी जो कार्रवाई है वो करते हैं। एक रूल ये भी आया है कि वर्किंग आवर्स के बाद एम्प्लॉय को पूरा राइट है कि आप कॉल डिस्कनेक्ट कर दो, अगर कंपनी की तरफ से कोई कॉल आता है तो इसके बारे में आपकी? ये अभी बिल तो आया हुआ है जी, तो अभी उसको वक्त लगेगा अभी। ओके, बिल अभी, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? जैसे कि अभी देखा जाए तो ये कई ऐसे यूरोप में देश है, यहाँ पर ये प्रावधान है ऐसा, पर यूरोप की जो वहाँ की जो सिचुएशंस है और यहाँ की बहुत, उसमें काफी फर्क है। तो हम उसको चलते अभी उसको काफी इसका अध्ययन करना पड़ेगा, उसको ध्यान से अध्ययन करके इस चीज को लागू करना है या नहीं करना है। प्रेजेंटली ये सिस्टम है, अमेरिका या यूरोप आप जाओ, USA और वेस्टर्न कंट्रीज में तो सिस्टम है, उनके कानून में लिखे हुआ है। और फिर यहाँ कितना ये कर सकते या नहीं कर इसमें सकते, मुझे लगता है दो तरह की चीजें, अगर एम्प्लॉयर दोनों के पर्सपेक्टिव से बात करें तो, कि आप अगर एम्प्लॉय हो, आप वहाँ पे जॉब कर रहे हो 9 to 5 या जो भी आपके वर्किंग आवर्स है, तो आप भी बीच में पर्सनल काम तो कर रहे हो, आपके जो भी जरूरी काम आ रहे हैं। तो अगर वर्किंग आवर्स के बाद अगर कुछ अर्जेंट हो तो मुझे लगता है कि ह्यूमैनिटी के थ्रू आपको उसका रेस्पॉन्स करना चाहिए। और दूसरी चीज, एम्प्लॉयर को भी ये चीज समझना चाहिए कि जानबूझकर अपने एम्प्लॉय को वर्किंग आवर्स के बाद हरास ना किया जाए। यस, बिल्कुल सही कहा आपने, कि बैलेंस करके चलना है। जी, कुछ चीजों में कोई अर्जेंसी आती है तो कोई मतलब गैर नहीं है, उस टाइम आप एकदम एरोगेंट नहीं हो सकते कि नहीं मेरा वर्किंग आवर्स खत्म हो गया, अब मैं रेस्पॉन्स नहीं करूंगा। इमरजेंसी में आपको रेस्पॉन्स करना चाहिए। यस यस। और ऐसा नहीं होता है कि हम लोग फोन पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं या मेल के थ्रू कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा कोई इसमें कोई हम उतना वक्त तो हम निकाल ही सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ एम्प्लॉयर्स भी ऐसे होते हैं ना, जो एम्प्लॉयज की पर्सनल लाइफ को पर्सनल रहने नहीं देते हैं, ऑफ वाले दिन भी उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं। तो वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए। हाँ, वो सारे दोनों को सोचना है, एम्प्लॉयर्स को ज्यादा सोचना है कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस कैसे रहे। जी जी, जरूरी नहीं है तो उसको फिर अपने एम्प्लॉयज को से वर्किंग आवर्स के बाद उनसे कोई इसके बारे में काम नहीं लेना चाहिए। पर एकदम कोई ऐसी इमरजेंसी आती है, जरूरी है, तो बिल्कुल उसको भी उतना। और आप ऐसा अगर बिहेवियर बना के रखोगे तो एम्प्लॉय भी आपके बारे में जरूर सोचेगा, मुझे ऐसा लगता है। यस यस, बिल्कुल। ये मतलब आपसी तालमेल की बात है। जी जी, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में कैसे संबंध रहते हैं, इसको हम कितना भी हम इसको लेके जाए तो भी ये होने वाला नहीं है। हम शिकायतें करें, पर ये शिकायत ऐसी है कि घर वाली शिकायत है, घर में ही आपस में हमको बैठ के रिजॉल्व करनी चाहिए। जी जी जी, ये हम थर्ड अथॉरिटी के पास या दूसरे के लेके जाके ये नहीं होगा इसको। जी। तो इस टाइप के कोई केसेस आपके पास रियल में आए हो तो मैं आते हमारे पास डिस्प्यूट्स आते हैं इसके ऊपर। भी कोई एक ऐसा इंटरेस्टिंग केस मैं चाहती हूँ कि पूरा उसे समझाए कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कैसे आप नहीं आता है आजकल, अभी बैंक्स में खासकर है ना, बैंक्स इवन पब्लिक सेक्टर बैंक में ये इशू बन रहा है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में यूनियन ने खुद हमारे पास ये पॉइंट आती है, उनकी जो ग्रीवंस आती है ना
चार्टर ऑफ डिमांड्स आती है, ग्रीवेंस आती है, उसमें एक पॉइंट रहता है कि मैनेजमेंट ये नहीं करती है, हमारे ऑफिसरों को मतलब एक लॉग आउट करने में काफ़ी टाइम लगता है उनको, जबकि ऑफिस का टाइमिंग होने के बाद भी 2-2 घंटा 3 घंटा हमको काम करना पड़ता है। हाँ, तो ये शिकायतें आती है, तो शिकायतें आते हैं हम उनको फिर बताते हैं कि आप उसके ऊपर कार्रवाई करो। तो मैनेजमेंट भी ऐसा नहीं है कि मैं कभी कभी क्या होता है कि हेड ऑफिस से एडवाइजरी जाती है, पर जो लोकल ऑफिस होती है, रीजनल लेवल या जोनल लेवल के ऑफिस होती है, कभी कभी काम का जो उनके पास जरूरत होती है उनको करने के लिए। न्यू लेबर कोड के बाद में एचआर के लिए क्या कॉम्प्लिकेशंस आ गए हैं? सर तो ज़्यादा नहीं है, न्यू लेबर कोड को आप देखा जाए तो मतलब इसको कंसोलिडेशन हुआ है, इसका सिंप्लीफिकेशन और कंसोलिडेशन हुआ है। तो इसमें थोड़े थोड़े हो जाएंगे कि अगर आप मिनिमम वेज का जो स्ट्रक्चर बदलेगा तो उसमें आपको एचआर के लिए थोड़ी दिक्कत आएगी, कंपोजिशन ऑफ वेजेस कैसे रहेंगे, आपके अलाउंसेस कैसे रहेंगे, ये उनको थोड़ा आपस में मतलब हर एक कंपनी की जो पॉलिसी होती है, अगर उनके अलाउंसेस ज़्यादा है तो उनको फिर कैसे करेंगे, उनका पे स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, ये तो उनका सोचना चेंज करने पड़ेगा, उनको इतनी चीजें चेंज करनी पड़ेगी, पर ऐसा कुछ खास असर तो नहीं होगा। कई जगह है मतलब अगर आप देखा जाए तो एचआर के ऊपर तो ऐसा मतलब थोड़े बहुत चेंजेस उनको सिस्टम में करने पड़ेंगे, बस उतना ही। अगर किसी एम्प्लॉय को अपने राइट्स के बारे में जानना हो तो सबसे पहले उससे क्या करना होगा? जैसे एम्प्लॉयर, कोई एम्प्लॉय अगर सर सोच लो कि नया है और उसका जॉब है, तो वो पहले जाता है, इंटरव्यू देता है या फिर जो भी उनका प्रोसीजर करता है, उसका अपॉइंटमेंट होता है, तो सबसे पहले तो उसके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर आता है। अपॉइंटमेंट लेटर के साथ कई बार एक एग्रीमेंट भी आता है कई बार, तो उसको अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको सारा चीज पता चलेगा कि अपॉइंटमेंट लेटर में क्या क्या कंडीशंस है, क्या नहीं है। तो अगर गौर से पढ़े तो उसको पता चल जाएगा कि उसका कैसा है, उसके वर्किंग कैसे रहेगी, उसको क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, तो लोग उसका रिलीविंग पीरियड कितना रहेगा। रिलीविंग पीरियड, खासकर रिलीविंग पीरियड को लेके काफी डिस्प्यूट आते हैं, राइट, क्योंकि रिलीविंग पीरियड बाद में लिखा रहता है कि उसमें 3 मंथ्स का है, फिर अगर उसको कोई अच्छा ऑफर आता है तो फिर वो दूसरी जगह जाना चाहता है तो फिर उसको दिक्कत आती है, क्योंकि उसने ध्यान से पढ़ा नहीं रहता है कि आपने उसमें देखा है कि 3 मंथ्स का आपका रिलीविंग पीरियड है, तो आपको 3 मंथ्स की नोटिस देनी है, पर ऐसे होता नहीं है। तो ये चीज वहां पर अगर जाता है तो उसको पहले तो यही पढ़ना है। तो अगर जो नोटिस पीरियड अगर वो सर्व ना करे तो उसके बदले में उसे कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, वो तो है। अभी कानून में तो ऐसी है कि मतलब ये जो अपॉइंटमेंट लेटर की जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अगर है तो देना पड़ेगा, पर ये जो इसके स्टैंडिंग ऑर्डर का लॉ है वो भी उसमें एप्लीकेबल होता है। तो स्टैंडिंग ऑर्डर लॉ में अगर हमारे कोड ऑन जो आईआर है उसके ऊपर, उसमें जो वेजेस का जो रिलीविंग पीरियड का टाइम है वो टाइम उसी को माना जाएगा। अगर दोनों में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कंपनी ने अपनी पॉलिसी में अगर 3 मंथ्स रखा, 6 मंथ रखा, पर अगर हमारे मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर या जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर उसका आस्थापना को लागू है, उसमें अगर जो पीरियड है, नॉर्मली पीरियड एक 1 मंथ का होता है उसमें, तो 1 मंथ का ही नोटिस होता है, 3 मंथ्स का नोटिस नहीं होता है, या कभी किस जगह 6 मंथ्स का होता है। तो ये तो मतलब फिर उसमें नॉर्मली एम्प्लॉयज के लिए नोटिस पीरियड सर्व करना बना लिया गया, लेकिन कई बार एम्प्लॉयज भी होते हैं जो एम्प्लॉयज को तुरंत फायर कर देते हैं, तो ऐसे में क्या कोई रूल्स है? ऐसे में भी रूल्स है उसमें, अगर उस केस में अगर है तो उसको नोटिस भी देना पड़ेगा। तुरंत आप फायर करते हो, नोटिस अगर नहीं दे रहे हो तो अगर आपको 3 मंथ है या फिर 1 मंथ की नोटिस है तो 1 मंथ का पगार देना पड़ेगा। ओके, मतलब कंपनी को भी पे करना पड़ेगा, कंपनी को भी पे करना। जो नोटिस पीरियड है उतना अगर कंपनी नहीं करता है तो कंपनी को पे करना, दोनों को देना पड़ेगा। ऑलराइट, तो कंपनी भी देगी उसको पेमेंट, और दूसरी केस है कंपनी को उसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो होता है वो 2 दिन के अंदर करना है, नए लॉ में लिखा हुआ है। ओके, फुल एंड फाइनल को भी लेके एफएनएफ जो होता है इसको भी लेके कंपनीज, कई कंपनीज तो अगर मैं बोलूँ तो लिच्चड़पंती करती है कि वो एफएनएफ नहीं रिलीव करती है, और एम्प्लॉयज बार बार बोलते रहते हैं मेरा एफएनएफ क्लियर कर दो सर, तो एफएनएफ नहीं उन्हें देती है। तो ऐसे में अभी जो न्यू आया है लॉ, तो ये 2 डेज के लिए आया है, राइट? उसमें वेजेस के लिए कहा है, बाकी जो उसमें भी थोड़ा संदिग्ध देता है, पर वेजेस में तो है कि 2 दिन के अंदर उसको वेजेस पेमेंट करना है। ओके, वेजेस के लिए है। और एफएनएफ को लेके, एफएनएफ के लिए अगर उसका पीरियड ऐसा नॉर्मली इसमें स्पेशली लिखा नहीं है, अभी रूल्स में आएगा, अभी देखते हैं क्या है। अगर कंपनी एफएनएफ होल्ड कर लेती, कई बार ऐसा होता है कि कंपनी पैसे देती ही नहीं है, तो ऐसे में क्या लॉ है? इसी में इसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स का जो लॉ है ना, उसको स्टैंडिंग ऑर्डर में एक तो प्रोविजन होता है कितने दिन में होगा इसका। स्टैंडिंग ऑर्डर में नहीं होगा तो इसके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा होगा, तो उसको फॉलो हो जाएगा फिर। ओके,
अपॉइंटमेंट लेटर में काफी सारी टर्म्स आती है, उसको गौर से पढ़ना है, आपको एम्प्लॉय को भी पढ़ना है। आज की जो वर्किंग जनरेशन है उसको आप ऐसे कौन से 3 लीगल राइट्स है जिसको लेके आप अवेयर करना चाहोगे? आज की जनरेशन तो सारा चीज अभी आप सब प्लेटफॉर्म होने के बाद सब जानने लगे हैं, कोई उसको मतलब ये नहीं है कि नहीं, फिर भी गलतियां करती है, क्योंकि ऐसा जैसे आपने कहा कि कंपनी तुरंत फायर कर दे, तो आपके पास राइट है कि जो नोटिस पीरियड का टाइम है आप उतने सैलरी कंपनी से ले सकते हैं। एफएनएफ को भी लेके काफी डिस्प्यूट्स होते हैं एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में, तो एफएनएफ का मेन रूल क्या है? एफएनएफ का जो अगर स्टैंडिंग ऑर्डर्स, हर एक कंपनी की जो अपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स रहते हैं उस स्टैंडिंग ऑर्डर्स के तहत वो डिसाइड कर सकते हैं। बट नॉर्मली अगर आप मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में जाओ तो उसका पीरियड जो है वो 1 मंथ ही है। 1 मंथ के अंदर आपको ग्रेचुइटी के लिए स्पेशली लॉ बना हुआ है कि ग्रेचुइटी का पेमेंट आपको विद इन 1 मंथ करना है। बट फॉर अदर जो पेमेंट होते हैं उसके लिए स्टैंडिंग ऑर्डर्स इज योर ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट फॉर दैट। स्टैंडिंग ऑर्डर में एक पीरियड दिया होगा, कोई कंपनी अगर रखती है कि हम 2 दिन में करेंगे, या कुछ कंपनी पर 2 दिन में तो लिखा है इसमें, कभी कोड ऑन वेजेस में लिखा है कि अगर कोई छोड़ के जाता है तो 2 दिन के अंदर उसकी सैलरी का पेमेंट होना ही चाहिए। सैलरी के अलावा काफी सारी इधर अदर अलाउंसेस होते हैं उसके। अगर कोई कंपनी एफएनएफ होल्ड करते तो उसको लेके क्या प्रोविजंस है? एफएनएफ होल्ड करती है तो बिल्कुल हमारे पास शिकायतें आती है कि एम्प्लॉय का पेमेंट अगर होल्ड करते हैं तो बिल्कुल एम्प्लॉयज लेबर डिपार्टमेंट के पास शिकायत कर सकते हैं। लेबर की जितनी भी शिकायतें होती है हमारे पास आती है और उसमें फिर हम लोग उसकी तहकीकात करते हैं कि क्यों किया है। अभी जैसे आपने कहा कि ग्रेजुएटी 1 मंथ के अंदर उन्हें रिलीज करनी है, और एफएनएफ को लेकर अभी जो न्यू रूल आया है उसमें विद इन 2 डेज है, तो 2 दिन में आपको एफएनएफ रिलीज करना ही है। तो जैसे कि हमने क्या कहा कि कंपनी को नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है एम्प्लॉय को, कि जो भी उसका नोटिस पीरियड हो, लेकिन कंपनीज कई बार तुरंत अपने एम्प्लॉयज को फायर कर देती है, तो ऐसे केसेस में क्या लीगल राइट्स है एम्प्लॉय के? अगर इसका वायलेशन हो चुका है कानून का, उसको बिना विदाउट रीजन अगर किसी को निकाला है तो एम्प्लॉय तो बिल्कुल ये टर्मिनेशन हो जाता है, वो इलीगल टर्मिनेशन हो जाएगा। तो इलीगल टर्मिनेशन के लिए तो हमारे पास आते हैं जो नए कोड बने हुए, कोड ऑन आईआर। नहीं, जैसे नोटिस पीरियड तो मुझे लगता है दोनों साइड से सर्व होना चाहिए। अगर आपको टाइम चाहिए तो एम्प्लॉय को भी टाइम चाहिए। आप हाँ, इसी के लिए तो नोटिस पीरियड रखा हुआ है। 1 मंथ का अगर नोटिस, अगर कोई नॉर्मली स्टैंडिंग ऑर्डर कहती है कि 1 मंथ नोटिस पे जाना है आपको, कंपनी ने कई जगह 3 महीना भी रखा है, पर अगर कंपनी का स्टैंडिंग ऑर्डर नहीं है अप्रूव्ड तो फिर वो इलीगल माना जाएगा। कंपनी ने अगर स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई करवा के रखी है अथॉरिटी से, लेबर अथॉरिटी से, तो फिर वो 3 मंथ्स का पीरियड लीगल माना जाएगा। अदरवाइज अगर आप मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में जाओ तो आपको 1 मंथ का पीरियड है नोटिस पीरियड, मॉडल और स्टैंडिंग ऑर्डर, उस पीरियड की नोटिस दोनों को देनी पड़ती है। कोई एम्प्लॉय अगर छोड़ के जाना चाहता है तो उसको 1 मंथ से पहले बताना है, और अगर नहीं छोड़, उसको अगर जल्दी जाना है तो उसको फिर 1 मंथ की सैलरी देनी पड़ेगी। सिमिलरली अगर कोई एम्प्लॉयर फायर करना चाहता है एम्प्लॉय को तो उसको भी 1 मंथ की सैलरी देनी पड़ेगी। ये तो है, तो ये दोनों साइड से होना, दोनों साइड से होगा यहाँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता नहीं है। 1 मंथ की सैलरी तो दूर की बात है, वो एफएनएफ तक क्लियर नहीं करते, जिसको लेके आप जैसे लोगों के पास काफी शिकायतें काफी आती है। तो ये जो न्यू लेबर कोड आया है, इसको लेके इंडिया का फ्यूचर कैसे आप देखते हैं? इकोनॉमिकली ये ग्रो करेगा? बिल्कुल, इसमें अच्छे प्रावधान किए हुए, खासकर इसमें जो पेनल्टीज है, पेनल्टीज सारे बहुत सारे फर्स्ट ऑफेंस है तो ये कंपाउंडेबल करेक्ट किया है, तो कोर्ट में लिटिगेशन नहीं होगा। इसका कोर्ट में लिटिगेशन सालों साल चलता है, तो ये तो नहीं होगा। फर्स्ट ऑफेंसेस में कंपाउंड करके या कंपोजिट अमाउंट भर के ये इसमें इसको पहली बार मतलब उसको खत्म कर सकते हैं एम्प्लॉयर्स, तो एम्प्लॉयर के लिए एक सुविधा है ऐसी देखा जाए तो। पर साथ साथ पेनल्टी का अमाउंट भी काफी बढ़ा दिया गया है, वो भी है। पेनल्टीज का अमाउंट तो आपकी गलती पे बढ़ाया गया है कि ताकि आप गलत, और जितने भी इसमें जो डुप्लीकेशन थे, जैसे रिकॉर्ड्स रखना, जैसा कि आपको 3 या 4 पहले पुराने कानून थे, सब में आपको मास्टर रोल रखना पड़ता था, सबको वेज रजिस्टर रखना था, सबको ओवर टाइम रजिस्टर रखना था। ये अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने अगर एक यूनिफाइड आपको एक रिकॉर्ड्स रखने का आपको इसमें अवसर है, ताकि आपने सिंगल रिकॉर्ड रख दिया तो वो सारे काफी है आपके लिए। तो ये काफी सारी थोड़ी सी ईज ऑफ डूइंग कंप्लायंस हो चुकी है, ऐसा नहीं कि नहीं रहेगी। चीजों को
जो मतलब आसान करने का प्रयास तो हुआ है इसमें। ओके। पुराने कानून जितने थे उसको कंसोलिडेशन करके काफी उसको मतलब कम सेक्शंस बने हुए हैं और उतने सेक्शंस के तहत तो इससे हमारे इंडिया की इकोनॉमिक भी बिल्कुल इसमें इकोनॉमी इसमें तो बिल्कुल इसमें कोई मतलब संदेह नहीं है अगर ये आके, और इसका दायरा काफी बड़ा कर दिया है। इसमें कॉन्ट्रैक्ट लेबर सारे बाकी के जितने भी वर्कर्स है सारे सबको ये लाभ मिलेगा इसका। जी जी जी। छुट्टी का लाभ जो होता था कॉन्ट्रैक्ट लेबर को पहले नहीं मिलता था। ओके। हाँ, पर अभी अगर इसका ये नया कानून आने के बाद कॉन्ट्रैक्ट लेबर को भी जो लीव्स होते छुट्टी का- उसके मिलेंगे। इसको छुट्टी मिलेगी अलग से। ओके। मेरी भी किसी से बात हो रही थी तो वो भी मुझे यही बता रहे थे कॉन्ट्रैक्ट लेवल पे ही है वो भी कि हमारी कोई लीव्स नहीं होती है हाँ। और अगर हम लीव लेंगे तो हमें उसका पैसा डिडक्ट पैसा काटता है। बट ये कोड आने से उसको बेनिफिट होगा कि एम्प्लॉयर को उसकी छुट्टी देनी पड़ेगी उसको। ये तो बहुत अच्छा चीज बहुत है। अच्छा बेनिफिट है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की एक है, उसमें अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉय आप रखते हो तो आपको परमानेंट वर्कर्स के बराबर उसको सैलरी देनी पड़ेगी जी। ये, और उसके सारे भी छुट्टियां वगैरह सारी परमानेंट एम्प्लॉयज के बराबर सारे बेनिफिट्स देने पड़ेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। बाद में उसको अपॉइंटमेंट लेटर जो पहले था अभी उसको अनिवार्य कर दिया है। किसी भी एम्प्लॉयर को रखना है वर्कर को तो अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा। ओके, ताकि सारी चीजें लीगली लिखी हो। लिखी होगी। अगर अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देता है तो गलत हो जाएगा, फिर उसके खिलाफ चला जाएगा। अब देखना ये है कि सारी चीजें पेपर तक रहती है या लोग इसे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट होती है। पर बिल्कुल अच्छी बात है, ऐसे नहीं है। और ऐसे भी नहीं है कि एम्प्लॉयर्स के लिए कोई मतलब इसमें कठिनाई हो। जी जी। उसको मिनिमम वेज देने हैं, उसको स्टैट्यूटरी जो जितने भी उनके पेमेंट्स है वो करने आप हैं। शोषण नहीं कर सकते हो हाँ। वर्कर्स का, आप शोषण नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। बाकी लॉस वाली किसी की बात नहीं है। यस यस यस। जी। और जितने भी इसमें जो गिग वर्कर्स खासकर प्लेटफॉर्म वर्कर्स हमारे पास अभी काफी संख्या में है, बढ़ रहे हैं, उनके लिए काफी अच्छा है। इसमें प्रावधान किया है, सोशल सिक्योरिटी मिलेगी क्योंकि एग्रीगेटर्स रहेंगे। एग्रीगेटर्स इसमें पैसा कुछ फंड जैसा कि बिल्डिंग एंड अदर वर्कर्स सेस फंड है, उसी आधार पर एक सेस फंड बनेगा। अच्छा। और सेस फंड एग्रीगेटर्स उसके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे वेलफेयर के लिए, और वो पैसा जो आएगा उससे ये वर्कर्स को बहुत सारी भविष्य मतलब शायद हो सकता है कि उसकी ESI या और भी फैसिलिटीज उसको मिलेगी। ओके, ये जो फंडिंग होगी इनकी ESI के लिए भी ESI के लिए होगी या फिर उसके लिए मतलब उसमें अभी इसमें अभी इतना क्लियर नहीं हुआ है इसमें क्या होगा, पर एक उसके लिए फंड बनेगा। एग्रीगेटर्स उनके वेलफेयर के लिए। एग्रीगेटर्स विल पे सेस, और सेस से जो सेस आएगा वो सेस का निर्वहन वर्कर्स के वेलफेयर के लिए होगा। ओके, ये तो बहुत अच्छी ये बिल्कुल है। अभी और कैसे होगा इसका और आगे आएंगे जैसे रूल आएंगे, क्लैरिफिकेशन आनी। रियल रूल्स आएंगे और इसमें ऐसे ऐसे बनेगा। बोर्ड्स बनेंगे अलग अलग, बोर्ड फिर तय करेंगे क्या बेनिफिट देने हैं क्या नहीं देने। राइट। अगर कंपनी PF डिडक्ट करे और वापस उसे फिर डिपॉजिट ना करे तो इसको लेके क्या प्रावधान? PF का अगर कोई कंट्रीब्यूशन लेता है वर्कर्स से और वर्कर्स का कंट्रीब्यूशन उसने जमा नहीं किया तो उसको बहुत ही उसके लिए सख्त पेनल्टी है। अप टू 3 years तक उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। 3 साल तक मुझे जेल हो सकती जेल है। हो सकती है। मिनिमम वेजेस से अगर कोई कंपनी कम सैलरी पे करता है तो ऐसे में क्या प्रावधान है? मिनिमम से कम अगर कोई करता है तो अभी इसमें तो अथॉरिटी है, हमारा लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी है, उसके पास ये शिकायत कर सकते हैं। जैसे शिकायत आती है उसमें सुनवाई होती है और सुनवाई करने के बाद हम उसमें कार्रवाई करते हैं, जिसमें कि उसके जो उसने वेजेस मिनिमम वेज से कम दिए है उसके साथ साथ हम उसको कॉम्पेंसेशन का भी प्रावधान। ओके। और कॉम्पेंसेशन उसमें कई गुना है, 10 गुना तक कॉम्पेंसेशन है। तो आपको बहुत ज्यादा पे करना पड़ जाएगा। हाँ, किसी को एम्प्लॉयर को काफी पे करना पड़ेगा। उससे बेटर है कि आप मिनिमम वेजेस पे कर यस, दो। मिनिमम अगर उसने किसी का अगर 1000 रुपीज अगर नहीं दिया है तो 10। तो 10,000 तक उसको कंपेंसेशन लग सकता है। ओके। और साथ साथ उसके ऊपर लीगल एक्शन भी हो सकती है, क्रिमिनल एक्शन भी हो सकती है। ओके। हाँ, उसे क्योंकि उसने पैसा कम दिया, पैसा उसने तो ये एक बार साबित हो गया तो अलग से उसके ऊपर एक क्रिमिनल एक्शन भी लॉन्च हो सकती है। जो एम्प्लॉयर्स के ऊपर क्रिमिनल एक्शंस लागू होते हैं वो किन केसेस में होते हैं? सारे जितने भी अभी कोड बने हैं इसमें सारे में है, क्योंकि पर जहाँ पर ऑफेंसेस ग्रेव होते हैं, ज्यादा मतलब गंभीर जो होते हैं, उस केस में जैसे कि हमने आपको बताया PF का है। PF का अगर वर्कर से आपने कंट्रीब्यूशन ले लिया और वो आपने PF में जमा नहीं किया तो ग्रेव ऑफेंस होता है। तो ग्रेव ऑफेंसेस जहाँ भी है वहाँ पेनल्टीज के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट का भी प्रावधान किया गया है। ओके। फाइन एंड और इम्प्रिजनमेंट दोनों ऐसा रखा है। हाँ, मतलब जहाँ पर ग्रेव ऑफेंसेस है वहाँ इम्प्रिजनमेंट
के साथ साथ फाइन भी है, या तो दोनों भी हो सकते हैं, दोनों भी हो सकते, दोनों भी हो सकते तो बच के रहने की जरूरत है। के- अगर किसी कंपनी ने ग्रेजुटी देने से रिफ्यूज कर दिया तो उसको लेके क्या प्रावधान है? हैं। ग्रेजुएटी के लेके भी ऐसे ही प्रावधान बनाए हैं अभी। ग्रेजुएटी का अगर पेमेंट नहीं किया तो भी उसमें फाइन का प्रावधान किया हुआ है। जानबूझकर अगर ग्रेजुएटी पेमेंट नहीं किया तो फिर उसमें उसमें उसके ऊपर भी क्रिमिनल एक्शन हो सकती है। ओके, कंपनी के ऊपर। हाँ। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो ओवर टाइम्स तो करवाती है लेकिन उसे एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स में काउंट नहीं करती, तो इसको लेके क्या प्रावधान है? इसमें तो अभी अगर कोई शिकायत आती है तो ही बात बनती है, क्योंकि अगर कई जगह ऐसा होता है कि लोग काम करते शिकायतें नहीं आती, बहुत सारी जगह क्योंकि एम्प्लॉयर और पर शिकायत आती है तो बिल्कुल उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि कई ऐसा नहीं है, एम्प्लॉय या फिर हमारे इंस्पेक्टर होते हैं, जब नए कानून में इसमें इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर बताया गया है। ये फैसिलिटेटर ये विजिट करते रहते हैं, ओके, तो उसमें वो रिकॉर्ड्स चेक करते हैं आपके, तो रिकॉर्ड्स में अगर उनको पाया गया उनको तो बिल्कुल वो कार्रवाई करेंगे उसके ऊपर। ओके, अगर उसने कहीं पाया कि इसमें उल्लंघन हुआ है, उनके जो घंटे है काम के घंटे है 8 घंटा है उससे ज्यादा उसने काम किया है, तो उसका ओवर टाइम निकाला जाएगा, बाकायदा उसको कंपनी को पेमेंट करने के लिए कहा जाएगा। ओके, उसके ऊपर अगर नहीं देता है तो फिर उसके ऊपर फिर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, सख्ती से। हाँ सख्ती से कार्रवाई हो जाएगी। एम्प्लॉय को लीगली अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? ओके, अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी है, इसके लिए तो ये सबसे बढ़िया उपलब्धि है इस कोड में। चाहे वो किसी भी हाँ, नहीं दिया है तो फिर उसके लिए फिर वो जिम्मेदार रहेगा खुद एम्प्लॉयर, फिर उसको जो भी कार्रवाई होगी उसको फिर उसको फेस करना पड़ेगा उसका। तो ये बहुत अच्छी चीज है इसमें। क्योंकि कई बार ऐसा होता था ना कि जो अनस्किल्ड लेबर होते थे, ये अनस्किल्ड के सबके लिए अभी ओके, यहाँ पे ले। तो उनके साथ कई बार उनका शोषण कर लिया जाता था, उनके प्रॉपर वेजेस उन्हें नहीं पे किए जाते थे। यस, कोड ऑन वेजेस इतना है कि उसका दायरा बहुत बड़ा कर दिया है, तो इसमें सारे वर्कर्स आते हैं, तो जहाँ भी छोटी भी एस्टेब्लिशमेंट हो सारी कवर्ड हो जाती है। अभी एस्टेब्लिशमेंट का पहले जो दायरा था और अभी जो बनाया नए कोड में उस दायरे को काफी बढ़ा दिया है। अपॉइंटमेंट लेटर देना मैंडेटरी है, तो अभी मैंडेटरी हो गया है, तो और सारी एस्टेब्लिशमेंट कवर्ड हो जाएंगे ऑलमोस्ट ऑल, जहाँ पर भी कोई मतलब बिजनेस चलता हो, कोई भी ऑक्यूपेशन चलता हो। सपोज दैट कि कोई अनस्किल्ड लेबर है, उसे अपॉइंटमेंट लेटर रेट करना नहीं आ रहा है, लेकिन आप लिखित तौर पे आप लिख के दे रहे हो कि मैं इतना तुम्हें पे करूंगा, तो अगर उसे उतना पे नहीं होता है तो वो जाके शिकायत दर्ज करवा सकता है उस पेपर के माध्यम से। वो लिख के दे या नहीं दे, नहीं भी दे, अगर वर्कर को लगा कि इसने पैसा कम दिया है, इसने कोई भी कुछ कानून है जो फॉलो नहीं किया है, नहीं किया, तो हमारे पास आके शिकायत कर सकता है। क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर वर्कर की शिकायत आती है तो ये एम्प्लॉयर को प्रूव करना है कि उसने सही वेजेस दिए, उसने छुट्टी दी, उसने ओवर टाइम सही दिया। वो प्रूव नहीं कर पाता है तो फिर उसके ऊपर लायबिलिटी आती है। ओके, तो ये कानून ऐसे बने हुए हैं, उसमें प्रूव करने की लायबिलिटी जो है ना वो एम्प्लॉयर के ऊपर है। एम्प्लॉयर अपने रिकॉर्ड दिखाए कि उसने सही दिया है, तो सारे रिकॉर्ड्स रखना भी मैंडेटरी है। रिकॉर्ड भी सारे रखना है, और अगर रिकॉर्ड नहीं रखता है तो भी उसके खिलाफ चला जाएगा। ओके, एग्जैक्टली, आपने रिकॉर्ड बर्डन ऑफ प्रूफ जो है ना वो एम्प्लॉयर के ऊपर रखा है लेबर लॉज में। तो इसको प्रूव करना है वर्कर का। वर्कर अगर कहता है कि उसको उससे ज्यादा काम करवा लिया, या फिर और भी उसको वक्त तरीका नहीं दिया, एक्स्ट्रा वेजेस नहीं दिया, या वक्त पे पेमेंट नहीं दिया, तो ये सारी चीजें है, अगर उसके पास एम्प्लॉयर को रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा उसको। पेरोल मैनिपुलेशन करने पर क्या रूल है? पेरोल मैनिपुलेशन जैसा अगर ये अभी है इसमें, अगर मिनिमम वेज का अभी जो नए कानून बने हैं इसमें अगर ये 50% आपकी जो मिनिमम वेज है वो आपकी मानी जाएगी कि बेसिक और डीए और रिटेनिंग अलाउंस, ये बेसिक उसका वेज स्ट्रक्चर में आएगा, और रिमेनिंग जो अलाउंसेस है that will be treated as allowances like HRA हो, कन्वेंस अलाउंस हो, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो, ये सारे अलग माने जाएंगे। ठीक है, बेसिक वेजेस में बेसिक डीए और रिटेनिंग अलाउंस से माना जाएगा। वेजेस को अगर हम डिफाइन करोगे तो वेजेस में 3 ही पार्ट आएंगे, बाकी पार्ट है वो अलाउंसेस में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये अच्छी बात है इसके लिए। फिर उसमें आपको अगर कोई अलाउंसेस देने हैं और अलाउंसेस आपको 50% से ज्यादा दे रहे तो भी फिर उसको बेसिक में मर्ज किया जाएगा। बट ऐसे कोई मैनिपुलेट कर रहा तो उसको लेके क्या फाइन होगा? मैनिपुलेट होगा तो उसके ऊपर बिल्कुल कानूनी कोड के अंदर कार्रवाई होगी। कोई भी इसमें शिकायत आती है तो इसके सारे प्रावधान कोड में बने हैं। कोई भी ऑफेंस हो, ऑफेंस के लिए मतलब इसके फाइन की प्रावधान भी है। फर्स्ट टाइम अगर ऑफेंस हो रहा है तो फाइन का प्रावधान है, फाइन काफी बढ़ाया गया है। और फाइन के साथ साथ अगर सब्सिक्वेंट ऑफेंस होता है सेकंड टाइम, 5 साल के अंदर कोई भी सेकंड टाइम ऑफेंस आता है तो फिर उसमें फाइन और इम्प्रिजनमेंट एंड और
दोनों भी हो सकता है, फाइन के साथ साथ इम्प्रिजनमेंट या फिर फाइन या इम्प्रिजनमेंट तो जो लोग गलत भी हो कर सकता रहे है हैं उन्हें बहुत सोचने की और बहुत संभल के चलने की जरूरत है। हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे व्यूअर्स के लिए समय निकाला। मुझे लगता है कि आज की जो वीडियो है वो सबके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हुई होगी, क्योंकि ये किसी एक के बारे में बात नहीं है। ये जो लॉ आए हैं ये सरकार ने सबको ध्यान में रखते हुए लाया है। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें। अगर आप एम्प्लॉय है या एम्प्लॉयर है, ये कानून दोनों के लिए सेम है, लेकिन हाँ, जो लोग शोषण कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं उनको सोचने और संभल के चलने की ज़रूरत है, क्योंकि अब कानून बहुत सख्ती से बरती जाएगी। और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश हित में काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।